अस्सलाम वालेकुम। PTI इमरान खान यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस अंदाज से एदाद व शुमार का हेर फेर करके आवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शाहज़ेब खानज़ादा एक ऐसा ही किरदार है जियो न्यूज़ का, जो हमेशा के लिए एदाद व शुमार के हेर फेर से आवाम को कंफ्यूज करता है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक वाली जब कहानी चली तो शाहज़ेब खानज़ादा ने क्या कहा था, आप मुलाहिज़ा फरमाएं। साकिब निसार की तकरीबन 95 से ज़ायद तकारीर का जायजा लिया है ताकि देखा जा सके कि वो जुमले जिसकी वजह से साकिब निसार पर नवाज शरीफ के केस में मुदाखलत का इल्जाम लग रहा है, क्या वो जुमले उन्होंने कभी अपनी ऑन रिकॉर्ड तकारीर में इस्तेमाल किए हैं या नहीं। तो जियो आर्काइव की रिसर्च के मुताबिक उन तकारीर में कहीं पर भी साकिब निसार के मुकम्मल तौर पर ये जुमले मौजूद नहीं थे। शाहज़ेब का कहना था कि हमने 95 तकरीरों को देखा, हमें बाकी अल्फाज नहीं मिले। लेकिन अब जियो टीवी का ही दूसरा एंकर क्या कहता है, आप जरा इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। जियो न्यूज के आर्काइव ने साकिब निसार की 95 तकारीर सुनकर वो मिसिंग अल्फाज ढूंढ लिए हैं कि साकिब निसार ने ये अल्फाज कब, कहां और किस तकरीर में बोले हैं। आपने देखा कि अब दूसरा एंकर ये कह रहा है कि हमने 95 तकरीर को सुना और वो सारे मिसिंग अल्फाज हमने जमा कर लिए जो साकिब निसार की तकरीर में से निकाल कर उससे फेक ऑडियो बनाई गई थी। हमारे कुछ मेंबर्स नीचे कमेंट में आए और उन्होंने एक अजीब सा फलसफा पेश कर दिया कि आप मरियम नवाज के ऊपर तो बात करते हैं, लेकिन आप साकिब निसार की ऑडियो कॉल पे बात क्यों नहीं करते। साकिब निसार की ऑडियो कॉल पर तो मैंने उसी वक्त वीडियो बना दी थी कि ये फेक है। वो तो आम से बंदे को भी नजर आ रहा है, जो बंदा एडिटिंग को समझता हो, जो बंदा वीडियोस बनाना जानता हो, उसको अंदाजा हो जाता है कि ये फेक है। मरियम नवाज की ऑडियो पर मैंने बात तब की थी जब मरियम नवाज ने खुद कहा कि मेरी ऑडियो ओरिजिनल है। मासूमाना सा सवाल यहाँ पर सिर्फ इतना से पैदा होता था कि साकिब निसार की ये ऑडियो अगर ओरिजिनल है मरियम नवाज के मुताबिक, तो ये तो सबसे ज्यादा रिलीफ मरियम नवाज को देगी। तो फिर मरियम नवाज अपने हक में इसको अदालत क्यों नहीं लेके जा रही। दूसरी बात, अव्वल दिन से लेकर आज तक मरियम नवाज हर 2-3 महीने बाद एक वीडियो, एक ऑडियो जो है उसको लीक तो करवाती है, लेकिन उसको अदालत में पेश क्यों नहीं करती। इससे साफ जाहिर है कि ये सारी चीजें फेक होती हैं, इसी वजह से वो अदालत में नहीं जाते। उन्होंने सिर्फ अपने सपोर्टर्स को अपने साथ जोड़े रखना होता है और इस तरह के तमाशे वो करते रहते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत को अपने आइंदा आने वाले इलेक्शन तक जिंदा रखना है। मरियम नवाज के पास किसी किस्म का सरकारी ओहदा न था और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर किस अंदाज से मीडिया को कंट्रोल किया करती थी और किस अंदाज से वो सरकारी पैसों को बांटा करती थी, आप इस अगले 2 क्लिप्स के अंदर मुलाहिज़ा फरमाएं। Now this, according to the math, जो मुझे याद पड़ता है क्योंकि मेरी भी इधर 1-2 बार मुलाकातें हुई हैं, ये वैसे तो है कमरा डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी का काम, इसका वो था, मगर ये बन कुछ और गया था। आज ये कमरा बंद है, मगर पिछली हुकूमत के दौरानिए में जब मैं इधर आया हूं तो ये वजीर आजम साहब की साहबजादी, साबिक वजीर आजम साहब की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दफ्तर था। ये उनका मीडिया सेल था। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त उधर कुछ नहीं है। आज ये टीवीज ऑफ हो गए हैं, इनका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो बंद हुए हैं। मगर मैं जब इधर आया तो ये इधर मॉनिटरिंग सेल लगा हुआ था। इधर वुज़रा बैठते थे जो उस वक्त वुज़रा नहीं थे। तलाल चौधरी साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, दानियाल अजीज साहब, उन सब से मेरी इधर मुलाकात हुई है। और इधर से आपकी सोशल मीडिया प्लानिंग, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया मॉनिटरिंग इधर से होती थी। हालांकि ये वजीर आजम हाउस है, ये वजीर आजम डॉटर्स हाउस नहीं है, मगर एक्चुअली ये एक मीडिया और पॉलिटिकल सेल था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से इधर देखा हुआ। सर, टैक्स पेयर के मनी से अब अगेन मैं कोट कर रही हूँ नेशनल असेंबली में जो फिगर्स पेश किए गए हैं, ओके सर, 45 करोड़ रुपए आपने इलेक्ट्रॉनिक एड्स में खर्चे हैं और अब तक धरने के टाइम पे और अब जो पनामा क्राइसिस आप पे आया है 2.5 अरब रुपए आपने अखबारात और टेलीविजन के एड्स के ऊपर खर्च दिए हैं परवेज रशीद साहब ने जो नेशनल असेंबली में पेश किया है। सर, डज इट मेक सेंस, इज इट फेयर कि आप एक टैक्स पेयर के मनी से किसी के खानदान को जस्टिफाई कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ दे रहे हैं? नहीं, खानदान की इसमें बात नहीं है। ये एड्स हर हुकूमत देती है, अपनी कारकर्दगी दिखाती है, अपने मकसद के लिए एड्स देती है। ये कोई नई बात नहीं है। मैं बताती हूँ आपको क्यों नई बात है। मैं बताती हूँ सर, 62 कैंपेन्स वजीर आजम ने अप्रूव की, उनका सिग्नेचर लिया। ये कैंपेन्स थी रिलेटेड टू एजुकेशन, एनर्जी, ये सब, ठीक है, ये उसके ऊपर साइन किया। इन 62 कैंपेन्स के अंदर से सर वजीर आजम की जो फी, जो रीइंबर्समेंट स्कीम थी एक स्टूडेंट्स के लिए जो उन्हें वो लॉन्च की हुई और एक लैपटॉप स्कीम है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट्स यूज हुए इन 62 कैंपेन्स में से। बाकी तमाम तर पैसे सर, तमाम तर करोड़ों रुपए और उसके बाद 2.5 अरब रुपए आपके जस्टिफिकेशंस में लगे हैं। किस जस्टिफिकेशन?
کہ خان جھوٹ بولتا ہے، یو ٹرن خان ہے، کہ آپ لوگ صاف ہیں، کہ جھوٹوں کے منہ پہ لعنت، یہ سارے آپ کے ایڈز کرتی ہے. جو اشتہار آپ پڑھتے ہیں اور جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور اصل حقیقت کیا ہوتی ہے، مختصراً بتاتی چلوں. ایک ایڈ فار انسٹنس، الحمدللہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. ٹاپی گیس لائن پروجیکٹ، ترکمنستان سے سستی گیس کی درآمد اور سستی گیس سے ہزاروں نئی صنعتوں کا قیام ہو چکا ہے. پائپ لائن بچھی نہیں ہے مگر صنعتیں کھڑی ہو چکی ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس اختیارات کے تحت مریم نواز پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر عوام کا اربوں روپیہ میڈیا چینلز میں بانٹ رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ صرف اور صرف پاناما پیپرز کو ڈیفینڈ کر سکیں. باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے دیجیے گا.